विद्यार्थियों, इस अध्याय में हम बात करेंगे रूल ऑफ लॉ। एक जाना माना पहचाना काफी लोकप्रिय ये सेंटेंस है, रूल ऑफ लॉ, यानी कि कानून का शासन, विधि का शासन। आज इसको हम समझने का प्रयास करेंगे इस लेक्चर के माध्यम से। प्राचीन राजनीतिक चिंतन में शासक व निरंकुश शासन के विपरीत विधि की सर्वोच्चता की चर्चा प्लेटो ने लॉज में तथा अरस्तु ने अपने चिंतन में की। रोमन साम्राज्य में विधि का अत्यधिक महत्व था। आधुनिक युग में मैकियावेली तथा हॉब्स ने भी विधि के शासन को स्वीकार करा। ब्रिटेन के संदर्भ में विधि के शासन की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या डाइसी ने अपनी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में की है। यद्यपि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, तो भी वहां के नागरिकों को विधि के शासन के अंतर्गत कानूनी सुरक्षा प्राप्त रही है। वस्तुतः विधि का शासन संविधानवाद का अग्रगामी है। विधि के शासन से तात्पर्य है कि शासन का संचालन व्यक्ति की इच्छा पर आधारित न होकर वस्तुनिष्ठ विधि के आधार पर होगा, ताकि वह किसी व्यक्ति अथवा समूह के प्रति पक्षपात पर आधारित न हो। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था के लिए विधि का शासन आधारभूत आवश्यकता है। देखिए, ये विधि के शासन के ऊपर सबसे प्रमुख विचार जो है डाइसी का, इनकी पुस्तक लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें अब अपन समझने का प्रयास करेंगे विधि के शासन का मतलब क्या है। ब्रिटेन में विधि के शासन का सरल अर्थ यह है कि शासन का आधार विधि होना चाहिए। विधि का शासन आधुनिक उदारवादी राजनीतिक विचारधारा का आधारभूत सिद्धांत रहा है। यह अवधारणा इस तर्क पर आधारित है कि सर्वोत्तम व्यक्ति का शासन भी निरंकुश शासन में बदल सकता है। अतः शासन का आधार विधि होनी चाहिए तथा शासन की शक्तियां किसी व्यक्ति को नहीं सौंपनी चाहिए। विधि का स्वरूप सामान्य होता है, अर्थात यह सब पर सामान्य रूप से लागू होती है। डाइसी ने जो व्याख्या की है विधि की, उसके ऊपर अपन थोड़ा सा बात करेंगे। डाइसी ने जो व्याख्या की है उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। विधि की सर्वोच्चता। विधि के शासन से यह तात्पर्य है कि शासन की सर्वोच्च शक्ति किसी व्यक्ति या शासक को प्राप्त होकर विधि में निहित होती है। व्यवहारिक अर्थों में इसके दो अर्थ हैं। प्रथम, शासक तथा अधिकारी वर्ग विधि के अंतर्गत ही अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। शासन में होने के नाते उनकी शक्तियां असीमित नहीं होती। जो व्यक्ति सरकार के अंग है, उन्हें भी संसद द्वारा बनाए गए नीति व नियमों के अनुसार ही शक्तियों का प्रयोग करने की स्वतंत्रता होती है। द्वितीय, किसी व्यक्ति को तभी दंडित किया जा सकता है जब उसने विधि का उल्लंघन किया हो। किसी व्यक्ति पर विधि के उल्लंघन का आरोप सामान्य न्यायालय द्वारा साधारण ढंग से साबित नहीं किया गया हो। इस प्रकार विधि के उल्लंघन को प्रमाणित किए बगैर किसी व्यक्ति के शरीर या संपत्ति को किसी प्रकार की शक्ति नहीं पहुंचाई जा सकती। यह व्यवस्था व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करती है। दूसरा है विधि की समानता। विधि किसी वर्ग या व्यक्ति के विरुद्ध भेदभाव नहीं करती। यह विधि के सम्मुख सभी नागरिक समान होते हैं। सरल अर्थों में नागरिकों के सभी वर्गों पर एक ही प्रकार की विधि लागू होती है। वे सभी समान रूप से एक ही विधि के अधीन होंगे और उसके प्रति समान रूप से उत्तरदायी होंगे। विधि के शासन की उपयुक्त मान्यता केवल शासक और सामान्य नागरिकों के बीच ही नहीं, अपितु समाज के विभिन्न वर्गों से संबंधित व्यक्तियों के बीच भी विधि की समानता स्थापित करती है। इस प्रकार विधि के शासन की व्यवस्था में प्रशासनिक न्यायालय, प्रशासनिक विधि तथा प्रशासनिक न्याय की अवधारणा को सिद्धांत स्वीकार नहीं किया जाता। विधि का शासन नागरिकों के मूल अधिकार का स्रोत। डाइसी का मत है कि ब्रिटेन में यद्यपि लिखित संविधान नहीं है जो ब्रिटेन के नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा करे, किंतु ब्रिटेन के नागरिकों के मूल अधिकारों का आधार न्यायालय द्वारा समय समय पर दिए गए निर्णय और इन निर्णयों द्वारा ही नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा होती है। विधि का शासन नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा करता है तथा कार्यपालिका को निरंकुश होने से रोकता है। विधि के शासन के अंतर्गत नागरिकों की स्वतंत्रताएं सर्वाधिक सुरक्षित है तथा इसका श्रेय ब्रिटेन में विधि के शासन को जाता है। ये इस प्रकार से मतलब डाइसी ने जो बताई है विधि के शासन की विशेषताएं, विधि के शासन के बारे में, वो है अब डाइसी ने विधि के शासन की कुछ सीमाएं भी निर्धारित की है। पहले विधि के शासन, प्रदत्त व्यवस्था पर डाइसी ने जब विधि के शासन की व्याख्या प्रस्तुत की थी तो विधि से उसका तात्पर्य ब्रिटेन में प्रचलित सामान्य कानून अथवा उस कानून से था जो संसद के द्वारा समुचित प्रक्रिया के बाद में बनाया जाता है। किंतु गत शताब्दी में राज्य के लोक कल्याणकारी स्वरूप के पश्चात राज्य के कार्यों में असीम वृद्धि हुई। परिणाम स्वरूप संसद का विधि निर्माण का कार्य भी अत्यधिक बढ़ गया।
चूंकि संसद के पास सभी कानूनों को सविस्तार बनाने का समय नहीं होता, अतः प्रदत्त व्यवस्थापन प्रणाली के अंतर्गत विधि निर्माण की शक्ति का पर्याप्त भाग संसद कार्यपालिका को हस्तांतरित कर देती है। यद्यपि विधि की मूलभूत स्थूल रूपरेखा संसद के द्वारा ही बनाई जाती है, उसके बाद उस विधि को क्रियान्वित करने के लिए आवश्यक नियमों तथा उपनियमों का निर्माण संबंधित विभाग के लोक प्रशासक करते हैं। व्यवहार में ये विधियां संसद द्वारा निर्मित विधियों के समान ही लागू होती है। यद्यपि प्रदत्त व्यवस्थापन की व्यवस्था एक और विधि के शासन की मूलभूत अवधारणा के विरुद्ध तो है ही, पर दूसरी ओर यह लोक सेवा के अधिकारियों की शक्तियों में असीमित वृद्धि भी कर देती है। इन सब आलोचनाओं के बावजूद प्रदत्त व्यवस्थापन की उपयोगिता को स्वीकार कर लिया गया है, यद्यपि इससे विधि के शासन की भावना पर आघात हुआ है। प्रशासनिक नियम और प्रशासनिक न्यायालय। विधि के शासन का एक पक्ष यह भी था कि राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक ही कानून होगा तथा नागरिकों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। किंतु पिछली शताब्दी में कई अधिनियमों के द्वारा विधि के सम्मुख समानता के सिद्धांत का उल्लंघन हुआ, जैसा कि 1932 में प्रकाशित डॉनमोर समिति की रिपोर्ट में स्वीकार किया गया। ब्रिटेन में प्रशासनिक विधि व प्रशासनिक न्यायालयों का प्रयोग बढ़ा तथा यह माना गया कि वे शीघ्र न्याय के लिए उपयोगी सिद्ध हुए। प्रशासनिक विधि व प्रशासनिक न्यायालय की व्यवस्था साधारण व्यक्ति व प्रशासनिक अधिकारी में भेद करती है तथा यह व्यवस्था विधि के सम्मुख समानता के सिद्धांत का खंडन करती है। विधि के शासन के अपवाद। ये देखिए, डाइसी ने जो व्याख्या की है विधि की, वो इस प्रकार इन 4-5 बिंदुओं में आ गई। तो पहला बिंदु तो इसका था विधि की सर्वोच्चता, दूसरा विधि की समानता तथा विधि का शासन नागरिकों के मूल अधिकारों का स्रोत, और प्रदत्त व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक नियम तथा प्रशासनिक न्यायालय। ये डाइसी की व्यवस्था है। अब अपन बात करेंगे विधि के शासन की विशेषताएं। विधि के शासन की कौन कौन सी विशेषताएं हैं? देखिए, आधुनिक राजनीतिक व्यवस्थाओं में कार्यपालिका तथा व्यवस्थापिका के साथ सरकार का तीसरा अंग न्यायपालिका भी उतनी ही आवश्यक मानी जाती है। न्यायपालिका की आवश्यकता नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए, अपराधियों को दंड देने के लिए तथा न्याय प्रदान करने के लिए पड़ती है। ब्रिटेन में न्याय व्यवस्था का आधार विधि का शासन है। क्योंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अतः नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा का आधार विधि का शासन है। विधि का शासन विधि के सम्मुख सभी नागरिकों को समानता प्रदान करता है। किसी भी व्यक्ति को उस समय तक अपराधी नहीं माना जा सकता जब तक कोई अधिकृत न्यायालय इस प्रकार का निर्णय नहीं दे दे। विधि का शासन यह भी अपेक्षा करता है कि अपराधी पर मुकदमा स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से चलाया जाए। इस प्रकार ब्रिटिश न्याय व्यवस्था का आधार विधि का शासन है। मुनरो के अनुसार ब्रिटिश न्याय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं यह है। न्याय व्यवस्था या विधि के शासन की प्रमुख विशेषता यह है। न्यायपालिका की निष्पक्ष, स्वतंत्र व निष्पक्ष न्याय व्यवस्था के लिए यह आवश्यक है कि न्यायाधीशों पर किसी प्रकार का दबाव न हो। ब्रिटेन में न्यायाधीशों की स्वतंत्रता व निष्पक्षता का आधार यह तथ्य कि वहां न्यायाधीश राजा द्वारा संपूर्ण जीवन के लिए नियुक्त किए जाते हैं। इस प्रकार वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपना कर्तव्य निभाने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उनके बोलने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उनका वेतन संचित निधि से लिया जाता है, अतः उस पर संसद द्वारा बहस नहीं की जा सकती। इस प्रकार ब्रिटेन में न्यायाधीश अपने अच्छे आचरण के परिणाम स्वरूप जीवन पर्यंत न्यायाधीश बने रहते हैं। विधि के शासन के अंतर्गत सभी के लिए एक ही प्रकार के न्यायालय। विधि के शासन के अंतर्गत ब्रिटेन में सभी नागरिकों के लिए समान न्यायालयों की व्यवस्था की गई है। यूरोपीय महाद्वीप की अन्य राजनीतिक व्यवस्थाओं के समान ब्रिटेन में राजपत्रित अधिकारियों के लिए भिन्न प्रशासनिक व्यवस्थाओं न्यायालयों की व्यवस्था नहीं की गई। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था सामान्य कानून कॉमन लॉ पर आधारित है। सामान्य कानून सरकारी अधिकारियों व सामान्य नागरिकों के कार्यों के मध्य किसी प्रकार का अंतर स्थापित नहीं करता। ब्रिटेन में न्यायाधीश ब्रिटिश नागरिक के इस अधिकार को अत्यधिक महत्व देते हैं कि सरकारी पदाधिकारियों को भी सामान्य न्यायालयों द्वारा बुलाया जा सकता है। यद्यपि ब्रिटिश शासन व्यवस्था में इस विशेषताओं को नागरिकों के समानता के अधिकार का परिष्कृत स्वरूप माना जाता है, किंतु जैसा कि हम पहले देख चुके, धीरे धीरे ब्रिटेन में भी आवश्यकता अनुसार प्रशासनिक न्यायालयों का प्रचलन बढ़ने लगा है। उद्योग, सार्वजनिक स्वास्थ्य, नियोजन तथा व्यापार के क्षेत्र में संसद द्वारा प्रशासनिक अभिकरणों को इतनी व्यापक शक्तियां सौंपी गई है कि यह अभिकरण सामान्य न्यायालयों में जाए बिना विवादों का निपटारा कर लेते हैं। आलोचकों के मतानुसार प्रशासनिक न्यायालय के अधिकार व्यक्तियों के मूलभूत स्वतंत्रता के अधिकार को सीमित बनाते हैं।
तीसरी जो विशेषता है ब्रिटेन के विधि के शासन की वो है ब्रिटिश कानून का विकसित स्वरूप। ब्रिटिश न्याय व्यवस्था सामान्य कानून पर आधारित है। कॉमन लॉ मूलतः विभिन्न परंपराओं व न्यायालयों के निर्णयों के परिणाम स्वरूप विकसित हुआ है। ब्रिटेन में नागरिकों के मूल अधिकारों का अधिकांश भाग इसी सामान्य कानून पर आधारित है, जैसे लोगों को अपना ऋण चुकाना चाहिए, दूसरों की संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अपने परिवार का पालन पोषण करना चाहिए, शांति बनाए रखनी चाहिए, विवादों का निपटारा स्वयं न कर न्यायालयों के द्वारा करना चाहिए और जब तक कोई व्यक्ति अपराधी घोषित न हो जाए उसे निर्दोष माना जाना चाहिए। ये सब व्यवस्थाएं विकास पर आधारित है। इनका बहुत कम अंश संसद द्वारा पारित कानून के रूप में विद्यमान है। ब्रिटेन में सामान्य कानून का लक्ष्य नागरिकों के लिए न्याय प्रदान करना है। यद्यपि अब उत्तरोत्तर कॉमन लॉ का स्थान संसद द्वारा निर्मित कानून लेते जा रहे हैं। अब ये देखिए ब्रिटेन की शासन व्यवस्था में संवैधानिकता की परिभाषा। ब्रिटेन में अमेरिका के समान न्यायालय को संसद द्वारा पारित किसी विधि को असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार नहीं है। ब्रिटेन में संसद द्वारा पारित किसी भी विधेयक को असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता। चूंकि ब्रिटेन में लिखित संविधान नहीं है, अतः संसद किसी भी प्रकार का कानून पारित करने के लिए स्वतंत्र है। परिणाम स्वरूप संविधान की रक्षा करने अथवा संविधान की व्याख्या करने का अधिकार ब्रिटिश न्यायालय को प्राप्त नहीं है। ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों का रक्षक। ब्रिटिश न्यायालय उन अर्थों में ब्रिटिश नागरिकों के अधिकारों की रक्षा नहीं करती जैसा अमेरिका तथा भारत में करती है। जहां नागरिकों के मूल अधिकार संविधान का अंग है, उन पर किसी प्रकार का प्रहार संविधान पर प्रहार माना जाता है। सैद्धांतिक तौर पर यदि देखा जाए तो ब्रिटिश संसद किसी भी प्रकार का कानून बनाने के लिए सक्षम है, चाहे फिर वह संपत्ति का अधिकार ही क्यों न हो। किंतु ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ब्रिटेन में नागरिकों के अधिकतर प्राचीनतम परंपराओं पर आधारित है। भाषण की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता आदि मूलभूत अधिकार राष्ट्रीय जीवन में दृढ़ता पूर्वक स्थापित हो चुके हैं तथा कोई भी संसद शांति काल में इन अधिकारों का उल्लंघन करने का साहस नहीं कर सकती। यदि कोई संसद ऐसा दुस्साहस करती है तो नवीन संसद तुरंत उन्हें पुनर्स्थापित कर सकेगी। इस प्रकार ये कुछ विशेषताएं हैं जो ब्रिटेन में विधि के शासन को एक तरीके से सार्वभौमिक रूप से स्थापित करती है।